लेक्चर। आज हम लोग अपनी अग्नि सीरीज में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लासरूम 11 है। मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं अब तक कि अग्नि सीरीज के अंदर टेंसेस के ऊपर काफ़ी कुछ बातें हुई हैं हमारे पास। हमने सिंस का इस्तेमाल सीखा, फॉर का इस्तेमाल सीखा, हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखा, हमने बीच में और एडवर्ब्स के बारे में सीखा। इन्वर्जन नाम का कॉन्सेप्ट आपको क्लास में मिला है ऑलरेडी, जो रिकॉर्डेड वीडियोज है उसके अंदर। और आज हम लोग अपना पास्ट टेंस खत्म करने के बाद में एक्सेप्शन ऑफ टेंसेस यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर भी जाएंगे। तो जरा ध्यान से पढ़िएगा, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पास्ट के अंदर देखिए हमें कहाँ से शुरू करना है। जो लास्ट वीडियो थी आपके पास अग्नि सीरीज के अंदर, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में कराया था, मैंने वीडियो नंबर 10 जो थी आपके पास, इसमें आपको मिला था यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन मैंने ज्यादा इंडेफिनिट और परफेक्ट पे आपको ज्यादा डिटेल्स नहीं दी थी, तो अब मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको पहले कुछ 10-15 मिनट थोड़ी सी डिटेल्स दे दी जाए ताकि उसको लगाना और सरल हो जाए आपके लिए और इजी हो जाए। एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक्सेप्शन ऑफ टेंसेस। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि नोट्स अगर आप बना रहे हो तो पास्ट टेंस में आज आपका काम खत्म हो जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिन बच्चों को भी नहीं पता है, वैसे तो काफी लोग जानते हैं इस बारे में, लेकिन जिनको नहीं पता है कि विकैबुलरी की एक ऑल्टरनेट लाइव सीरीज चल रही है। ये तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हैं, लेकिन एक लाइव सीरीज चल रही है जिसका नाम है विकैब मंत्रा सीरीज। ये सीरीज चलती है रोजाना मंडे टू सैटरडे। ठीक है, इसका जो टाइमिंग होता है, ठीक है, ये होता है आपके पास कहाँ पे, केजीएस डिफेंस देहरादून पर। ये ध्यान रखिएगा, केजीएस डिफेंस देहरादून पे होती है क्लासरूम। और ये होता है आपके पास 11:45 से लेकर के 12:45 AM से लेकर के टिल 12:30। ठीक है, 11:45 से 12:30 तक की क्लास चलती है, हर रोज चल रही है। और इसमें काफी कुछ मैंने करा दिया है, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना, प्लेलिस्ट में जाकर के ध्यान से देखना है। आज वहां पे लेक्चर नंबर 10 था। ठीक है, तो मैंने इनके बीच में सिनोनिम, एंटोनियम्स, रूट वर्ड्स, इडियम, फ्रेजेस और बहुत सारी चीजें बताई हैं। तो आप उससे जुड़िए, कनेक्ट करिए, ताकि जो आपकी संबंधित प्रॉब्लम है ना वर्ड मीनिंग को लेकर के, ये ठीक हो जाए। ठीक है, जैसे आज रूट वर्ड्स की बात चली, वहां पिछले 3 दिन से मैं रूट वर्ड्स करवा रहा हूं। ठीक है, सफिक्स और प्रीफिक्स की भी बातें चली, तो उससे वर्ड मीनिंग लगाना और इजी होता जा रहा है बच्चों के लिए। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी लाइव जुड़िए 11:45 आकर के, और इस सीरीज में थोड़ा सा सीखिए आकर के कि मैंने किस तरह से विकैबुलरी आपको बताई है वहां पे। ठीक है, तो चलो ये एक इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। 11:45 मुझे आप लोग मिलेंगे लाइव। ठीक है, और ये सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो बन रही है। दिस इज फॉर एनडीए, सीडीएस, बैंकिंग, सीएपीएफ, ठीक है, अग्निवीर, जितने भी आप कोर्सेज कर सकते हैं, जितने भी कंपटीशन पढ़ सकते हैं, सभी में इंग्लिश के लिए कुछ ना कुछ ये काम आएगा ही आएगा। ठीक है, इवन जो एडिटोरियल से आपने एक वीडियो देखी होगी हाल फिलहाल में, मैंने एडिटोरियल लोड करा था हिंदू का, आपके पास अभी इस वीडियो के बाद में जो लेक्चर नंबर 12 होगा, 13 होगा, उसमें एडिटोरियल्स भी आएंगे आपके लिए। और तो बस बने रहिए साथ में, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट नाउ। अब बच्चों हम लोग शुरू करते हैं पास्ट के अंदर यूज ऑफ इंडेफिनिट एंड परफेक्ट के ऊपर जो कहानी रह गई थी उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नहीं आए समझ तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा लिख करके, अगली वीडियो में वो चीज़ ऐड हो जाएगी। नाउ अब देखो, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में हम क्या क्या चीजें जान चुके हैं ऑलरेडी। वीडियो 10 के बारे में हल्का सा बता रहा हूं। ठीक है, तो इसमें पार्ट 10 जो था, आज तो पार्ट 11 है, जो पार्ट 10 जो था उसमें मैंने आपको बता दिया था पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था कि आपको डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग या फिर आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कैसे करना है, यह डिस्कशन हमारा हो चुका था। जो थोड़ा कम हुआ था डिस्कशन वो था पास्ट परफेक्ट के बारे में। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट के बारे में किसके ऊपर बात चलती है, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके बच्चों। ठीक है, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का जब प्रयोग होता है तो उसके ऊपर बात ज्यादा नहीं हो पाई थी हमारी। तो आज का सेक्शन चलो इसको थोड़ा सा डेडिकेट करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा पास्ट परफेक्ट के ऊपर भी सेंटेंस मेकिंग कर लें। देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान से देखिएगा। अब मेरे पास एक सेंटेंस आया लिख करके कि सर ही डैश मी 2 days ago। अब आप देखो, आप कंपटीशन सीख रहे हो, आपको अगर मैं सिर्फ पास्ट टेंस पढ़ा रहा होता ना तो मैं आपको पास्ट टेंस के हिसाब से परफेक्ट का एक सीधा सा एग्जांपल लिख के दे रहा होता V3 से लगा करके। लेकिन नहीं, हमें सीखना है कंपटीशन के हिसाब से, जैसे एग्जाम में आता है, ये मिक्स होकर के आता है। कैसे, अगर मैं ऑप्शन दूं आपके पास लिख करके कि ही हैड मेट लगाया, नंबर 2 मैंने लगाया स्टूडेंट्स यहाँ पे ही हैज मेट लगा करके, नंबर 3 मैंने ऑप्शन दिया आपके पास मेट, और नंबर 4 बेटा जी आपके पास ऑप्शन आया मीट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब वर्ब्स की बातें आती हैं तो मेन वर्ब्स के 4 प्रकार दिए गए हैं, एक आईएनजी फॉर्म दी गई है। ठीक है, तो आपको देखना है कि अगर V1 की बात आती है और V1 में अगर एस और ES की बातें आती हैं तो एक होता है आपके पास मीट या फिर मीट्स, फिर एक V2 आती है आपके पास जिसके अंदर आता है मेट लिखा हुआ,
फिर एक वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसके अंदर आपके पास फिर से मेट आएगा, और एक आपके पास आईएनजी फॉर्म आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीटिंग। एक चीज तो आपको ये समझ आनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप लगातार केजीएस की जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं ये, ठीक है। तो उसके बाद में फॉर्म्स ऑफ मेनो की पूरी पीडीएफ वहाँ पड़ी हुई है, आप वहाँ से सीधा डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना बाद में। तो क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे ही डैश मी 2 days अगो। अब बच्चा कहता है क्या करें, हेडिंग तो आएगी नहीं ना पेपर में कि पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट। तो मैं कहूँगा देखो इसके इंडिकेटर्स को पहचानो। सबसे पहली बात यहाँ पे टाइम दिया गया है। दूसरी बात यहाँ जो एक एडवर्ब लगाया गया है गो नाम से, ये पास्ट इंडेफिनिट में आना चाहिए, ये परफेक्ट में नहीं आता। तो क्या लगाते हैं यहाँ पे, ये किस में जाता है, इंडेफिनिट में जाता है। तो इस वजह से जब ऑप्शंस दिए गए, मैंने कहा सर इसके अंदर पास्ट टेंस जरूर है लेकिन वो इंडेफिनिट से एड्रेस होगा, वो परफेक्ट से नहीं होगा। तो क्या लगाया है मैंने, सेकेंड फॉर्म का यूज, यहाँ पे मेट का इस्तेमाल, ठीक है। इस तरह से मिक्स होके आते हैं, फिर से कहूंगा तो क्या लगा के चलोगे, मेट का इस्तेमाल। तो सर परफेक्ट कैसे लगेगा, फिर परफेक्ट भी तो लगा के बताओ। तो देखो आपको इन्वर्जन कराया था ना मैंने, याद है कुछ इन्वर्जन के बारे में, थोड़ा सा इस बारी को रिपीट करके देखते हैं। सेंटेंस मैंने बोला कि सर हार्डली, ठीक है, डिड ही रीच होम व्हेन ही वेंट टू द मार्केट, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, यहां से इतना ऐसा कर दिया अंडरलाइन। अब मुझे पूछा गया कि बताओ ये जो अंडरलाइन पार्ट है क्या ये सही है, ऑप्शंस ओपन करके। कैसे, एक ऑप्शन मेरे पास प्रोवाइड करा गया लिख करके कि हार्डली के साथ में लिख दिया उसने ही हैड गॉन। फिर एक मेरे पास लिख के दिया ऑप्शन नंबर बी लगा करके, हार्डली हैड ही गॉन। फिर एक तीसरा ऑप्शन मेरे पास आके लिख के दिया कि हार्डली ही वेंट। फिर एक ऑप्शन मेरे पास लिख के दिया गया है ऑप्शन के अंदर कि हार्डली ही डिड नॉट गो। ऐसे करके मेरे पास ऑप्शंस ओपन हो गए, ठीक है। अब बच्चों सावधान हो रहना, ऐसे सवाल बहुत मिलते हैं एनडीए सीडीएस और अग्निवीर ऐसे एग्जाम्स में, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब आप ऑप्शंस देखो तो पहले सेंटेंस को जज करो। देखो यहाँ पे हार्डली से शुरू हो रहा है, ये क्या है आपके पास, एडवर्ब है। अब जब ये एडवर्ब से शुरुआत होती है तो इसको कहते हैं इन्वर्जन। जब ये हार्डली का इस्तेमाल है ना, हार्डली, बेरली, रेयरली, बेरली, तो ये इन्वर्जन में लगता है ना स्टूडेंट्स। पिछले तो क्लासेस में सीखा है, लेक्चर 9 और लेक्चर 8, 9, 10 में ये तो सीखते आ रहे हैं हम लोग। तो इस तरह से जब हमने अप्लाई करा एडवर्ब के रूप में, इन्वर्जन लिखा गया यहाँ पे, तो अब आप सोचो क्या आपके दिमाग में आएगा, सर इन्वर्जन में जब हार्डली लगाते हैं तो ये पास्ट परफेक्ट के साथ लगता है, ठीक है। और मैंने हार्डली को वेरीफाई कर लिया वेन के साथ में भी, हार्डली के साथ में वेन लगता है, नो सूनर के साथ में देन लगता है, ये बातें हम पहले कर चुके हैं क्लास में, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है कि हार्डली के साथ में इन्वर्जन हो रहा है तो ये पास्ट परफेक्ट को ही पिक करेगा। अगर इन्वर्जन ना होता तो ये इंडेफिनिट सोच सकता था, लेकिन ये तो इन्वर्जन कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे डिड ही रीच तो गलत माना जाएगा। अगर मेरे को कोई ऑप्शन लिख देता है नो चेंज करके, थोड़ा सा यहाँ में अगर ऐसे बना दूं कि सर इसको मैंने ही डिड नॉट गो लिख दिया, ठीक है, और मैंने यहां पे अप्लाई कर दिया नो चेंज, तो भैया सबसे पहले तो क्या कर देना बच्चा पार्टी, यहां से आप लोग क्या हटा दो, यूज ऑफ नो चेंज तो हटा ही दो। क्यों, बिकॉज इन्वर्जन में डिड ही रीच का तो कोई मतलब ही नहीं लगने का, ये तो गलती हो जा रहा है। दूसरा काम क्या करो, यहाँ पे आपके पास देखो इन्वर्जन में फॉर्मूला दिया था मैंने आपको, इन्वर्जन का फॉर्मूला मैंने दिया था आपके पास कि पहले एडवर्ब आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, ये तो हुआ था इन्वर्जन में। तो अब यहाँ देखो, यहाँ तो ही हैड गॉन कर दिया, परफेक्ट है, लेकिन इन्वर्जन का रूल टूट रहा है, वहां पे हैड ही गॉन होना चाहिए था, ठीक है। तो ये गलत हुआ, ये सही हुआ, और ये इंडेफिनिट से तो बनाया ही नहीं है, अगर इंडेफिनिट से बनाना था तो ये क्या बुरा था, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखे चलना, इंडेफिनिट से तो ये बनना ही नहीं है, ओके। तो आपने आंसर क्या लगाया कि हार्डली हैड ही गॉन का उपयोग करके, तो इस तरह से आपको परफेक्ट की एप्लीकेशंस मिलेंगी, ठीक है। तो आप ये सोच के चलना कि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो उसी तरह से फिर पढ़ाई करो मेरे साथ में इस चैनल के ऊपर, और उसी तरह से फिर अपने मार्क्स गेन करोगे आप, ठीक है। देखो अगर सिर्फ इतना ही होता कि वो इजी बना करके मन की खुशी वाला काम होता, तो मैं ले आता वो 6ठी 7वीं क्लास की किताब से टेप करके ना, वहां से कॉपी करके कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें कहता है जी ये फिल इन द ब्लैंक्स है, चलो भर दो। लेकिन नहीं, हमें सीखना है इसको एग्जाम ओरिएंटेशन से, हमें उसी लेवल को मेंटेन करना है जो हमारे पेपर में आता है। तो क्यों वो बचकानी बातें करें, क्यों ना ऐसा पढ़ा जाए जो एग्जाम में भी मिले,
ठीक है, तो बस यही रीज़न है, इसलिए आप देखते हो मेरी क्लासेस में आपको मैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ। ठीक है, तो कई लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट किंग का एक टाइटल रखा है मुझे यहाँ पे लोगों ने कि भाई सर यहाँ पे मेरे क्लास में बच्चे क्या बोल रहे हैं, सर आप तो कॉन्सेप्ट किंग हो गए हो, है ना। तो बताओ, मैंने कहा भाई कोई किंग विंग नहीं है, सीख ही रहे हैं अभी भी, लेकिन बस वही चीज़ है कि यहाँ पे आपके पास जो एप्लीकेशन मिलती है ना, कॉन्सेप्ट से ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन मिलती है, रटने से नहीं मिलेगी, ट्रांसलेशन तो बिल्कुल नहीं करना। अगर एग्जाम क्लियर करना है तो पहले लॉजिक समझ जाओ, और लॉजिक के साथ में फिर अपनी एप्लीकेशन के थ्रू जितने भी आपकी एरर डिटेक्शन है वो अपना लगाना शुरू कर दो, कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो चलो अगला सा देखा जाए। तो यहाँ तक मेरे पास जो बात चली थी यही सा रह गया था, अब तो इसकी प्रैक्टिस लगेगी PYQ MCQ ला करके। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अगला सेक्शन, जिसमें आएगा आपके पास क्या भाई, एक्सेप्शन ऑफ टेंसेस। ठीक है, या फिर एक्सेप्शन ना बोल करके कंडीशनल सेंटेंसेस। अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट होने वाला है, ध्यान से सुनना। देखो एक आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, एक हल्का सा आइडिया लो। पास्ट टेंस ओवर है मेरी तरफ से, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछेंगे। कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट परफेक्ट सब बता दिया है मैंने। ठीक है, लेकिन फिर भी डाउट होगा तो आप बोलना, उस पर फिर से वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, टेंशन नहीं है। ठीक है, नाउ अब देखो अगला हिस्सा आपके पास आता है हेडिंग के अंदर, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सेप्शन ऑफ टेंसेस। ठीक है, ये एक नया सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है ये, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इसके बाद सीधा आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी, PYQs MCQ स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें क्या आता है कि जब नॉर्मल टेंसेस के रूल अप्लाई ना हो, जब जैसे जनरल जो हम लोग रूल सीखते हैं वो अप्लाई ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अपवाद। ठीक है, जब नॉर्मल टेंसेस के रूल ना लगे, मतलब क्या सर, नॉर्मल टेंसेस के रूल ना लगे, ये भी कोई चीज भी ऐसी भी होती है, मैंने कहा बिल्कुल होती है। जैसे कि फ्यूचर अग्रीमेंट नाम से एक एक्सेप्शन होता है, बहुत ध्यान से सुनना, ये एक रूल है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें नॉर्मल ग्रामर के रूल अप्लाई नहीं होते। कैसे, सुनो जरा ध्यान से। पहले फ्यूचर एग्रीमेंट का मीनिंग समझ लो क्या होता है। पहले क्या बोलते हैं कि यूजुअली सेंटेंसेस विच इंडिकेट, देखो मैं इसको टाइप करके ला सकता था, लेकिन मैंने बिना टाइपिंग के लिखा हुआ है ताकि आप मेरे साथ में नोट करो इसको, तो कॉपी पेन कर लो, उसको लिखो मेरे साथ साथ। ठीक है, सेंटेंसेस, यूजुअली सेंटेंसेस विच इंडिकेट, ठीक है, अ श्योर एक्शन, अभी हिंदी बोलूंगा, इन द नियर फ्यूचर आर मेड with the help of future indefinite tense। ठीक है, अगर मैं इतने हिस्से की हिंदी बोलूं तो सामान्यता, सामान्यता मतलब यूजुअली, जब टेंसेस के कोई नियम टूटते नहीं है, जब कोई अपवाद नहीं लगता, तो भविष्य में होने वाली निश्चित घटनाओं का वर्णन, भविष्य में आने वाले समय में होने वाली निश्चित घटनाओं का वर्णन हम लोग करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट लगा करके, यानी कि विल शैल का उपयोग करके। ठीक है, ये तो रेगुलर रूल था, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, बट इन सम केसेस, ठीक है, इन सम केसेस श्योर एक्शन इन फ्यूचर is indicated using present indefinite tense और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन दो के अलावा और कोई नहीं है, उसके बाद एंड ऑफ स्टोरी, एंड ऑफ लाइन, इसके आगे कोई तीसरा वर्जन नहीं होगा। ठीक है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा सकते हैं, या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वर्जन, मतलब वो इज एम आर वाले वर्जन बच्चों, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, क्या लिखा मैंने, बट इन सम केसेस, ठीक है, श्योर एक्शन इन फ्यूचर इज इंडिकेटेड यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इस नियम को बोलते हैं फ्यूचर अग्रीमेंट का नियम। दिस रूल इज कॉल्ड द रूल ऑफ, ठीक है, किस चीज को, फ्यूचर अग्रीमेंट। ठीक है, इस नियम को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूचर एग्रीमेंट। मतलब हमारे पास, फिर से सुन लो, सामान्यतः भविष्य में होने वाले निश्चित काम को, भविष्य में होने वाले निश्चित काम को दर्शाने के लिए क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट होता है।
लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ है कि भविष्य के निश्चित काम को फ्यूचर इंडेफिनिट से ना बना करके हम बना सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट से। और ये ग्रामर का एक एक्सेप्शन है जब रेगुलर रूल लागू नहीं होता है, इसलिए इसको एक्सेप्शन बोला गया है। और इस नियम का नाम क्या बोलते हैं? फ्यूचर अग्रीमेंट का नियम। ठीक है, अभी और एग्जांपल वर्क करवाऊंगा, अभी तो सिर्फ डेफिनेशन लिखाई है, तो ये डेफिनेशन को आपको ध्यान से समझना था। ठीक है, चलो अब इसके एग्जांपल वर्क देखें और देखें पेपर में कैसे प्रेजेंटेशन आता है। अब अगर मेरे पास एक सेंटेंस आता है कि सर रोहन विल गो होम नेक्स्ट मंथ, वो जो हॉस्टल के लिए अपने रह रहा है, अभी अगले महीने घर लौट जाएगा वो। ठीक है, तो क्या लिखा? गो होम नेक्स्ट मंथ। निश्चित है टिकट विकेट करा के बैठा है लड़का पूरा। तो बच्चों खुद सोचो, क्या ये गलत है? ये हिस्सा ए है, ये हिस्सा बी है, यहाँ पे सी लिखा, यहाँ पे डी है, नो एरर, एनी मतलब है नो एरर। तो यहाँ तो गलती नहीं है दोस्त, यहाँ सेंटेंस बिल्कुल सही है। जब आपको एक रेगुलर ऑप्शन मिलता है तो ठीक है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल को पेपर में आ जाता है लिखा हुआ इसी तरह से, इसी का एक वेरिएंट आ जाता है कि रोहन इज गोइंग होम नेक्स्ट मंथ, या फिर रोहन गोज होम नेक्स्ट मंथ। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखो, ये दोनों सेंटेंस भी सही हैं। अब ये दोनों सेंटेंस सही कैसे हुए, अब इसके बारे में थोड़ा सा जानो। ये सेंटेंस सही कैसे हुए? देखो, ये काम होने वाले समय में था, आने वाले समय में नेक्स्ट मंथ। हमें फ्यूचर इंडेफिनिट लगाना था लेकिन ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, या स्पॉटिंग एरर बना दी, तो ये गलत नहीं है। तो सेंटेंस के अंदर हमारे पास एक ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट आ जाता है, किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, ये एक वैकल्पिक ट्रीटमेंट है, ऑल्टरनेटिव है। क्या है? ये एक ऑल्टरनेट यूज है, वैकल्पिक यूज है, किसका? या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, समझिए ये बात कि अगर मेरे को फ्यूचर इंडेफिनिट दिया हुआ है तो भी नो एरर होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ है निश्चित होना चाहिए भविष्य में काम, लेकिन कुछ और सेंस नहीं आना चाहिए, तो भी आप सेंटेंस में नो एरर दिखाओगे। और इसी काम को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से बताया जा सकता है तो भी नो एरर ही आएगा। ठीक है, एक तो इसकी ये स्पॉटिंग एरर की कहानी थी। स्पॉटिंग एरर में तो ये बेसिकली हमेशा नो एरर में ही जाता है सेंटेंस, लेकिन कभी कभी हमारे पास इसके आते हैं फिलर्स, फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब जरा नजर डालो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर मैंने लिख करके इस तरह से कि रमेश, ठीक है, मैंने ब्लैंक डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, कमिंग, या इस तरह से लिखा डैश, क्या लिख दिया? रीच लिख दिया, चलो ठीक है, होम टुमारो। तो बड़ा इजी हो गया, रीच लिख गया तो आसान काम हो गया। लेकिन मैंने अगर रीच भी ना लिखा हो, मैंने सिर्फ इतना हिस्सा छोड़ दिया हो, और मैं ऑप्शन लिख रहा हूं आपके लिए, रमेश डैश होम टुमारो, तो ये लिखा मैंने आपके पास विल रीच। नंबर 2 मैंने लिखा आपके पास रीचेस। फिर एक तीसरा मैंने लिखा सेंटेंस के अंदर रीच्ड। फिर बेटा देखो, ध्यान से देखना, रीचेस, और एक 5वां ऑप्शन लिख रहा हूं। वैसे आपको तो 4 से काम चल जाएगा, लेकिन 5th ऑप्शन लिख रहा हूं जिसमें आपके नाम लिख दिया मैंने भाई वर्ड के साथ में, इज रीचिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड अब आपको आंसर निकालना है। अब देखते हैं आप लोग क्या आंसर करते हो उसका। ठीक है, उसी तरह से फिर मैंने एग्जांपल्स बनाए। यहाँ पे नंबर 1 लिखा मैंने रीच, नंबर 2 मैंने सेम एग्जांपल है, फिर लिखा मैंने विल रीच की जगह पे रीचेस। फिर एग्जांपल आया आपके पास तीसरा, REACHES रीचेस। एक 4th ऑप्शन दे दिया आपके पास, इज रीचिंग। ओके, फिर मैंने किसी और एक पेपर में सेम सेंटेंस देखा, लेकिन ऑप्शन बदले हुए मिले मुझे। वहां पे ऑप्शन लिखा हुआ था रीच्ड, फिर एक ऑप्शन लिखा नंबर 2 के अंदर इज रीचिंग, ऑप्शन नंबर 3 लिखा उसने हैज रीच्ड, और एक 4th ऑप्शन लिखा मैंने इसके अंदर रीच का सिर्फ। ये आपके कुछ एग्जांपल्स बनाए, ध्यान से देख लो। रमेश ब्लैंक होम टुमारो, इतना लिख के दिया था, कहता है फिल इन द ब्लैंक करके बताओ। ठीक है, अब जब मैं आंसर लगाने पे जाऊंगा तो मैं सेंटेंस को एनालाइज करूंगा। एनालाइज करने पे मुझे ये समझ आएगा कि यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है आपके पास किसका? टुमारो का।
टुमारो मतलब आने वाला दिन, तो आने वाला दिन तो भविष्य से होना चाहिए सर, ठीक है। तो जो ऑप्शन नहीं चाहिए मैं पहले उन्हें हटा दूंगा, रीच्ड नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस में रमेश है, रमेश एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, या तो आईएनजी फॉर्म लगेगी तो इज के साथ आएगा ये, या अगर एसओएस लगेगी तो एसओएस फॉर्म लगती है प्रॉपर नाउन के साथ में फर्स्ट फॉर्म की, ठीक है, या फिर विल रीच लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या लिखा दिया है, सबसे बेस्ट आंसर क्या है, विल रीच ना सर। देखो यहाँ पे तो रीच भी लिखा हुआ था और रीचेस भी लिखा हुआ था, ठीक है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना। इसको सही कर देता हूँ मैं, 2 1 से हो गए। तो यहाँ पे आपके पास मैंने रीच लिखा था तो इसको तो मैंने हटा दिया, ठीक है। अब अच्छा मेरे पास रीचेस भी आ रहा है, इज रीचिंग भी आ रहा है, विल रीच भी आ रहा है। सर क्या तीनों सही है, ऑल द अब तो दिया नहीं उसने, या बोथ क्या कहते हैं 3 1 4 एंड 5 आर करेक्ट, ऐसा तो लिख कर दिया नहीं है, देगा भी नहीं। पेपर में ये कहते हैं कि अगर आपके पास रेगुलर रूल मौजूद है तो पहली चॉइस किसकी होती है, रेगुलर की होती है, ठीक है, इस नियम के अंदर, फ्यूचर एग्रीमेंट के अंदर। अगर मान लो रेगुलर नहीं है तो प्रेजेंट इनडेफिनेट, ठीक है, सुनना ध्यान से इस चीज को, ये मेरी सेकेंड चॉइस होती है, और तीसरी चॉइस मेरे पास होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, ठीक है, लेकिन थर्ड ऑप्शन में आता है ये, ठीक है, पहली नहीं है, दूसरी नहीं है, तीसरी चॉइस है। पहली चॉइस तो रेगुलर वाली है जो नियमित सेंटेंस होता है। कैसे, अगर मेरे पास ऑप्शन में आपने रीचेस भी दे दिया, इज रीचिंग भी दे दिया, तो ठीक है आंसर से, लेकिन बेस्ट आंसर क्या है जो बनाई उस चीज के लिए था, तो मैं क्या लगाऊंगा, विल रीच। लेकिन जब विल रीच दिया नहीं है, नहीं सर दिया तो है, मैंने कहा विल के साथ तो V1 आती है प्लूरल वाली, एस और यस थोड़ा आती है, इसको हटा दो, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं सेंटेंस के अंदर रीच, मैंने कहा सर वो तो रमेश है, वो तो प्रॉपर नाउन है, रीच तो लेगा नहीं भाई, वो तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीखा है इस चीज के बारे में पूरा। अब मेरे पास बचता है क्या चीज, या तो रीचेस लगा लो या इज रीचिंग लगा लो। तो अब आपके दिमाग में आएगा ये वाला बॉक्स जिसमें मैंने क्या बताया, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस और थर्ड चॉइस। अब आपके पास 2 राइट आंसर्स हैं फ्यूचर एग्रीमेंट के, लेकिन आप चूज किसको करोगे, रीचेस को। होगा ये भी क्या, फ्यूचर एग्रीमेंट, ठीक है, और नीचे वाला भी फ्यूचर एग्रीमेंट ही है, लेकिन सुपीरियर है वो, थोड़ा सा सीनियर है वो, उसको उस उपयोग में पहले लेके आएंगे। लेकिन जब मेरे पास रीचेस भी नहीं है तो ये थोड़ा कि रीच लगा दूंगा जबरदस्ती में ना, है ना, हैज रीच लगा दूंगा, नहीं, रीच तो नहीं चाहिए सर, तो सब्जेक्ट के साथ में मैच ही नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या बचेगा फिर आपके पास, इज रीचिंग। और इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूचर एग्रीमेंट के अंदर तीसरी चॉइस है। जब प्राथमिक चॉइस ना दी गई हो, जब दूसरी चॉइस ना दी गई हो, तो फिर तीसरी चॉइस पे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रखें, चलो फर्स्ट चॉइस थी आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट, सेकंड चॉइस थी आपके पास किसकी भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, और तीसरी चॉइस थी आपके पास किसकी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, और तीसरी चॉइस थी आपके पास किसकी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। फिर से बोल रहा हूँ, पहली चॉइस थी फ्यूचर इंडेफिनिट की, दूसरी चॉइस थी आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट की, और तीसरी चॉइस थी आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। इसके बाद लगेगा नन ऑफ दीज, ठीक है। अगर मैं इनमें से तीनों में से कोई भी ना डालूं, जबरदस्ती में मत टिक मार्क लगा के आ जाना, नन ऑफ दिस का ऑप्शन खुला हुआ होगा, फिर नन ऑफ दिस पे क्लिक होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझना है। तो ये अभी आपने मेरे साथ सीखा क्या चीज, फ्यूचर एग्रीमेंट का एक नियम जो पेपर में बहुत आता है। एक आध एग्जांपल्स और लिखते हैं तब और थोड़ा सा क्लियर होगा आपको, ठीक है। देखो अगर मैं एग्जांपल बनाऊं आपके लिए, उसके बाद फिर रूल चेंज होगा। अगर मेरे पास एग्जांपल आया कि इंडिया विल प्ले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑन संडे, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, विल प्ले आने वाले समय में खेलेगा, नेक्स्ट संडे, कमिंग संडे, जो लगाना चाहो लगाओ, सही है बिल्कुल। लेकिन अगर प्ले ना दिया रहता तो क्या लगाता मैं सेंटेंस के अंदर, इंडिया प्लेज, प्लेज क्यों, क्योंकि प्रॉपर नाउन के साथ में आ रहा है ना बच्चा, ठीक है। अगर प्लेज भी ना दिया रहता तो क्या लगाता मैं, इज प्लेइंग। लेकिन अगर ये तीनों ना हो तो आंसर क्या बन जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। तब आंसर किस पे जाएगा, नन पे। तो पहली चॉइस किस पे गई, फ्यूचर इंडेफिनिट, सेकंड चॉइस किस पर गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तीसरी चॉइस किस पर गई आपके पास, थर्ड चॉइस में जो आया वो आया आपके पास प्रेजेंट का ही कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। कोई टेंस मत चेंज करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आपके पास या तो फ्यूचर से प्रेजेंट ला सकते हो, पास्ट में मत ले जा लेना, ठीक है, वो ऑप्शन गलत होंगे। तो ये एक एप्लीकेशन सीखी आपने मेरे साथ में किसकी, फ्यूचर अग्रीमेंट की। तो अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में लिख करके कि फ्यूचर अग्रीमेंट में सर दिक्कत है, दोबारा करा दो, ठीक है। तो उसको फिर से अगले वीडियो में रिपीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो अगला हेडिंग सीखते हैं, आज का एक्सेप्शन नंबर 2 पर जाते हैं। नाम है इसका हिस्टोरिकल प्रेजेंट, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक
प्रेजेंट मतलब वर्तमान। क्या मीनिंग है इसका, समझते हैं। देखो फिर से डेफिनेशन आएगी, सुनना ध्यान से। ये नंबर 2 है पॉइंट आपका अब एक्सेप्शंस के अंदर। यहाँ ये बोला जाता है कि हमारे पास जो बीती हुई घटनाएं हैं, बीते हुए पास्ट के इवेंट्स हैं, पास्ट में भूतकाल में जो बीत गए इवेंट्स, उनको वर्णन करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट लगाया जाता है। ठीक है, कैसे, क्या डेफिनेशन बन गई कि सेंटेंसेस विच इंडिकेट हिस्टोरिकल इवेंट्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ऐतिहासिक घटना ही होनी चाहिए। ये नहीं कि हम ऐसे यस्टरडे आप मिले थे तो ऐतिहासिक घटना बन गई, वो तो रूटीन था पास्ट का, वो इंडेफिनिट से बनेगा सिर्फ पास्ट के। लेकिन ऐतिहासिक घटनाएं, उनके ऊपर बात चलती है। ठीक है, तो क्या बोला जाएगा, सेंटेंसेस विच इंडिकेट हिस्टोरिकल इवेंट्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये तो नॉर्मल है, हम V2 से बनाते हैं उसको, डिड प्लस V1 से बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, बट इन सम केसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस की बात नहीं कर रहा हूं इसमें, जितना लिखा उतना याद रखना खाली। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। कुछ केसेस में हम लोग किसका उपयोग कर देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, किसके स्थान पर, पास्ट इंडेफिनिट के स्थान पर। जिसमें लगना चाहिए था पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन लगा दिया क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस नियम को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ हिस्टोरिकल प्रेजेंट। इस नियम को कहते हैं हिस्टोरिकल प्रेजेंट का नियम। हिंदी में बोलूं तो कभी कभी ऐसे, क्या पहले शुरू करते हैं, ऐसे करते हैं, चलो शुरू, कि सामान्यतः ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन पास्ट इंडेफिनिट से किया जाता है V2 लगा करके। लेकिन कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें अगर पास्ट इंडेफिनिट का ऑप्शन ना दिया गया हो तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी बना सकते हैं, और इस नियम को बोलते हैं हिस्टोरिकल प्रेजेंट का नियम। ठीक है, लेकिन ये सब कब होगा, जब आपको किसका ऑप्शन ना मिले, पास्ट इंडेफिनिट का। अब तो शायद समझ गए होंगे, एक डेफिनेशन आपने पहले भी सीखी थी मेरे से भी, किसकी, फ्यूचर एग्रीमेंट वाली, कुछ मिलते जुलती डेफिनेशंस हैं। तो ये तभी पॉसिबल होगा, इट इज एप्लीकेबल, ठीक है, ओनली इफ द ऑप्शन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट इज नॉट गिवन। ठीक है, ये नियम केवल तभी लागू होगा जब आपको पास्ट इंडेफिनिट का कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं कराया गया होगा। ये ध्यान रखिएगा, नहीं कराया गया होगा उपलब्ध। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल वर्क की बात करते हैं। ठीक है, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एग्जाम्पल बनाऊंगा जरूर आपके लिए। और जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है कि ये वाली जो वीडियोस होती है, मैं जानबूझ के शॉर्ट वीडियोस रखता हूँ, ये 30 मिनट से 40 मिनट के बीच में रहती हैं। ये इसलिए होती है ताकि आपको ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, क्योंकि आप लोग कई जगह पे स्टडी कर रहे होते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होते हो। ठीक है, तो ये मैं चाह रहा हूँ कि ये एड ऑन की तरह से इस्तेमाल हो, रादर देन कि आप उस पर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाओ। सीरीज भी बन रही है लगातार, पूरी चैप्टर तो मैं सारे ही करा रहा हूँ, कुछ छोड़ तो रहा ही नहीं हूँ मैं बीच में। लेकिन ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस ना बना के मैं छोटी वीडियोस में आपको इस चीज़ करवा रहा हूँ, मेन पॉइंट्स के साथ में। ठीक है, तो आप भी उस तरह से देखना कि बहुत बड़े बड़े वीडियोस वाली मैराथन वाले सेशंस की रिक्वायरमेंट अभी इमीडिएट नहीं है हमारे को। जैसे अगर रिक्वायरमेंट होगी, मैं अपना भी इसको 1-1, 2-2 घंटे की वीडियो बना दूंगा। जैसे आपको पता है, जब मैं एडिटोरियल कराता हूँ तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे की वीडियो तो बनती ही बनती है, क्योंकि उसको उसी दिन खत्म करा के जाना पड़ता है। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि आप पहले इसको सीखो, समझो, याद करो, लिख करके याद करो। फिर जब मैं MCQ PYQ लगाऊँ तो आप मेरे साथ में बिल्कुल आके ना कॉन्फिडेंस से, मतलब सर यही इसका आंसर है, मैं पक्का हूँ, ये होना चाहिए। ठीक है, फिर आपके मन में डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से मैं चल रहा हूँ कि भाई कम कम कराऊँ, ज़्यादा भी ना करा दूँ एक साथ बहुत सारा, कि भाई रिवाइज करना मुश्किल हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बस ध्यान रखना, ठीक है, बस जितना कराऊं उतना रेडी रखना, बस ये चाहिए। जो अगली क्लास में मिलो तो जितना पिछला है वो आपका रेडी होना चाहिए। ठीक है, तो चलो अगला देखो। यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल वर्क की बात आती है। अब एग्जाम्पल वर्क के ऊपर देखा जाए तो बच्चों क्या लिखा, एग्जाम्पल कुछ देखते हैं
कहते हैं कि सर इंडिया, ठीक है, लिखा उसने, हैज वॉन इंडिपेंडेंस इन 1947। ये PYQ है बेटा, पता नहीं कितनी बारी पेपर में आ चुका है, कितनी ही बारी हमारे अलग अलग एग्जाम्स में मिल चुका है। ठीक है, PYQ हर बारी रिपीट होता रहता है। अग्निवीर वाले बच्चों तो बेचारे देख देख के थक गए इस क्वेश्चन को, और फिर भी गलतियां करके आते हैं। ठीक है, सीखने के बाद भी। तो मैं नहीं चाह रहा कि आप लोग ऐसी गलतियां करो। ठीक है, अब इन्होंने क्या कर दिया, इसको अंडरलाइन कर दिया। ऑप्शन छोड़ते हैं मेरे पास विन, बी ऑप्शन छोड़ा मेरे पास विंस, तीसरा ऑप्शन दिया मेरे पास इज विनिंग, और फोर्थ ऑप्शन लिख देते हैं मेरे पास नो चेंज। ठीक है, फिर एक ऑप्शन मेरे पास आता है लिखा हुआ, फिर एक सेट ये बना सेम सेंटेंस के साथ में, एक लिखते हैं ऑप्शन के अंदर वॉन, फिर मेरे पास आया विन, फिर आ गया मेरे पास विन ऐसे बना के, और एक ऑप्शन आ गया मेरे पास इज विनिंग। ठीक है, तो अब बच्चों बड़ा सावधान हो जाओ। ठीक है, एक एग्जांपल और बच्चा। ठीक है, एक ऑप्शन दिया मैंने आपके पास विन, बी ऑप्शन मैंने दिया इज विनिंग, फिर सी ऑप्शन मेरे पास आया लिख करके हैड वॉन। ठीक है, और एक मेरे पास डी ऑप्शन आया नन ऑफ दीज। तो बड़ा सतर्क होकर क्वेश्चन करना आप, जरा अलर्ट होकर के। ठीक है, अब देखो, पहली बात, हैज वॉन ऐतिहासिक घटना में नहीं आता, चेंज तो होगा, चेंज तो करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बिना तो भैया कहानी ना गलती, दाल तो नहीं गलेगी हमारी। ठीक है, चेंज तो बदलना पड़ेगा इसको, तो क्यों, ऐतिहासिक घटना है ना बेटा। ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट है। ठीक है, अब ऐतिहासिक घटना के बाद में अगला क्या रूल बोल गया, ये कहता है कि अगर ऐतिहासिक घटना का वर्णन करना हो तो ऐतिहासिक घटना का वर्णन के लिए दो चैप्टर्स हैं आपके पास। एक रेगुलर चैप्टर है, रेगुलर चैप्टर क्या बोल गया कि लगाओ भैया V2 पास्ट इंडेफिनिट, और अगर पास्ट इंडेफिनिट का ऑप्शन ना हो तो क्या लगाओ आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन दूसरी चॉइस की तरह, जब आपको पहली चॉइस उपलब्ध ना कराई गई हो। ठीक है, तो फर्स्ट चॉइस तो इसकी होती है, लेकिन जो सेकंड चॉइस हो जाती है वो किसकी हो जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इसके बाद और कोई नहीं है। मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में लिखा था, फ्यूचर एग्रीमेंट में, इसमें नहीं लिखा है मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ना कोई पास्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा, ना कोई मैंने पास्ट परफेक्ट लिखा। तो अपने आप से जुगाड़ मत कर देना प्लीज थोड़ा सा। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगा के चल रहा है बस, कॉन्फिडेंस से अपना। ठीक है, तो देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, व्हेन इंडिया तो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे हुए हम लोग कि एस और एस की फॉर्म पिक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे विंस भी विन गया और इज विनिंग भी गया, बचा क्या विंस। और ये कौन सा रूल हुआ, ये हुआ हमारे पास हिस्टोरिकल प्रेजेंट का नियम। लेकिन देखो, जब मेरे पास ऑप्शन में वॉन लिखा हुआ था, विंस भी लिखा हुआ, चलो विन नहीं चाहिए मुझे, इज विनिंग नहीं चाहिए, हटा दिया। लेकिन ये तो झगड़ गए आपस में। मैं कहा नहीं रुक जाओ भैया, जो उसका असली मालिक है उसी को गाड़ी मिलेगी, है ना, उसी को मिलेगा सामान। ठीक है, जो असली मालिक है, तो असली मालिक कह रहा है मैं हूं जी असली मालिक, मैं तो खड़ा हूं सामने सर, तो इसको क्यों दे रहे हो, तो डुप्लीकेट है मेरा। ठीक है, तो क्या लगाऊंगा मैं, जब असली मालिक है तो उसको दूंगा, विंस को आंसर नहीं दूंगा मैं फिर। जबकि अगर असली मालिक ना होता तो नकली मालिक बन के सामान लेके चल के ना उड़ गया होता ही अपना। ठीक है, लेकिन पॉइंट क्या है, जब असली मालिक है तो नकली का क्या काम होगा, यही चीज है ना। जब रेगुलर है तो मैं एक्सेप्शन क्यों लगाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे आप थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट समझते जाओ, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं बहुत ही। ठीक है, अगले देखिए, अगले ऑप्शन में आपके पास आता है, यहाँ पे विन लिखा है नहीं चाहिए, इज विनिंग लिखा है नहीं चाहिए, हैड वॉन, अब जबरदस्ती में मत लगाना आंसर। मैंने आपको कहीं बोला है कि आप इसको पास्ट परफेक्ट में लगा सकते हो, नहीं, तो होगा भी नहीं मतलब। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हैड वॉन से नहीं, ये नहीं कहना सर एक तो पास्ट में लगेगा ही लगेगा, जिद पकड़ी हुई है, ऐसा थोड़ा होता है। नहीं है तो नहीं है, नन ऑफ दिस पे क्लिक करके आओ, ये रहा आंसर में, फिर ये लिखा होगा। ठीक है, जबरदस्ती में ये नहीं कि पास्ट है तो पास्ट का ही लगा के मानूंगा, ऐसा वाला केस मत करना। ठीक है, तो ये था एप्लीकेशन किसका, यूज ऑफ हिस्टोरिकल प्रेजेंट के नियम का, जिसमें आपने मुझसे सीखा कि जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जैसे रामलीला वगैरह देखते हैं, तो रामलीला में क्या होता है, स्टेज शो का मंचन होता है, तो रामलीला में क्या बोलते हैं, हनुमान जी आते हैं, है ना, राम जी आते हैं, लक्ष्मण जी आते हैं, है ना, सीता जी को रावण आता है हरण करके ले जा लेता है, ऐसे करके राम उसका वध करते हैं, है ना। तो ये सारे का सारा क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में चल रहा होता है।
इतनी पुरानी सेंचुरीज ओल्ड हमारी मैथोलॉजी है वो, लेकिन उसमें क्या लगा रहे होते हैं, वर्तमान काल। तो ये वो जगह है जहाँ पे ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया जाता है प्रेजेंट टेंस लगा करके, और इसको क्या ग्रामर में बोला जाता है, यूज ऑफ हिस्टोरिकल प्रेजेंट। तो आज के सेशन में आपने मेरे साथ दो रूल सीखे हैं, एक सीखा है आपने कौन सा, फ्यूचर एग्रीमेंट का नियम, और एक दूसरा आपने मेरे साथ सीखा है यूज ऑफ हिस्टोरिकल प्रेजेंट का नियम। ठीक है, अब जो आपका अगला लेक्चर होगा, दैट इज लेक्चर नंबर 12 जो होगा, उसमें आपका सेशन चलेगा भैया इधर के काम से। ठीक है, जो क्लास 12 आएगी आपके पास, उसके अंदर आपका लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होगा, एक्सेप्शंस के साथ में, आपके डाउट्स को डिस्कस करने के बाद में। और जैसे ही आपके पास देख लो थोड़े से रह गए हैं, मैं आपको एक अंदाजा दे देता हूँ ये। ठीक है, आपके पास ये चीज़ रह गई है, इसके अंदर आपके पास थोड़े से एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल वर्क हैं, फिर ये आई विश, ये बहुत आते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस वगैरह, ये हमें सीखने हैं। ठीक है, ये आपकी क्लास 12 में पूरे हो जाने चाहिए शायद। फिर उसके बाद में अगला आपके पास इट इज टाइम वाले रूल जो हैं, ये आप सीखेंगे मेरे साथ में, सारे वेरिएंट्स उसके। ठीक है, फिर बच्चों आप लोग के पास अगला आ जाएगा कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें इफ का उपयोग होता है, वो सारी बातें मैं आपको इसलिए अंदाजा दे रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या करवाना है। ठीक है, ताकि आप उसी प्रिपरेशन से जुड़े हैं इस वीडियो के साथ में जो आपको चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए। ठीक है, और ये करने के बाद में जैसे आपके इफ के सारे यूज खत्म हो जाते हैं, फिर हमारे पास स्टार्ट हो जाता है ये इफ प्लस हैड और सब चीजें करवाऊंगा ये। ठीक है, और फिर हमारे एक्सरसाइज वर्क सारी की सारी हमारी आरंभ हो जाएगी। तो आप ये मान लो कि एक्सरसाइज से आप सिर्फ एक वीडियो दूर हो। ठीक है, एक्सरसाइज क्या है मतलब, एमसीक्यू पीवाईक्यू से सिर्फ एक वीडियो दूर हो। क्लास 12 के बाद में जो क्लास 13 पढ़ेगी, उस दिन हम लोग कर रहे होंगे अपने एमसीक्यू और पीवाईक्यू। ये आपका किस में आ जाएगा, क्लास 13 में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसलिए पूरा आपको ब्रेकअप बना के देके चल रहा हूँ ताकि आप उसी हिसाब से अपने नोट्स को भी फॉर्म करते जाओ। ठीक है, रिवाइज भी करते जाओ। तो चलो बच्चों, आज के सेशन को फिर यहाँ रोकते हैं, आज को विराम देते हैं क्लास को। अगले सेशन में मिलेंगे क्लासरूम नंबर 12 के अंदर, जिसमें बहुत सारी पढ़ाई करेंगे फिर से। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। चैनल अगर नए बच्चों सब्सक्राइब कर लो, फिर से कहूँगा चैनल अगर नहीं करा सब्सक्राइब अभी तक तो। दूसरी बात, अगर वीडियो पसंद आए तो फटाफट से लाइक बटन दबा दो। ठीक है, और केजीएस टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सको। ठीक है, और जो मेरे पहले से प्यारे केजीएस के स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं कहूँगा इस क्लासेस को आप लगातार देखो। ठीक है, आप सब टीचर्स से पढ़ते हो, आप सब टीचर्स से पढ़ो, सबके नोट्स बनाओ, और देखो फिर हम सब टीचर्स की जो कलेक्टिव एफर्ट्स है कैसे आपकी मदद करेगी एग्जाम को क्लियर करने में। ठीक है, तो चलो, और एक और बात, आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज के दिन 14 नवंबर है, 14 नवंबर में आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्लासरूम नंबर 11 की, चिल्ड्रंस डे है। ठीक है, चाचा नेहरू का बर्थडे भी है और आज आपके चिल्ड्रंस डे भी बनता है। तो इस पे मैं आप सभी को बहुत बहुत चिल्ड्रंस डे की बधाई देना चाहूँगा। ठीक है, अपने बस देश का नाम आपको रोशन करना है, टारगेट को मत भूलिएगा, वर्दी किसी भी हालत में लेके आनी है इस बारी। ठीक है, तो चलो बच्चों, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ले सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद।